हेलो नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हीट वेव और उसके कारण होने वाले हीट स्ट्रोक की। राजधानी दिल्ली से लेकर इस वक्त लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों का तापमान अधिक से भी अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर रहा है। ऐसे में बहुत से लोग हीट वेव के कारण अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम लोग एक बातचीत करेंगे कि हीट वेव का आपके शरीर पर किस तरह से असर पड़ता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरवीएस भल्ला, डायरेक्टर एंड हेड इंटरनल मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू चेतना जी। डॉक्टर, बहुत बेसिक चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। हीट वेव तो हम सभी को मालूम चल रही है क्या होती है, कैसे होती है। लेकिन जैसे हम लोग हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, वैसे ही टर्म हीट स्ट्रोक सुनने के लिए मिला। तो एग्जैक्टली हम हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं? हीट स्ट्रोक हीट से होने वाली शरीर में बीमारी की एक्सट्रीम अवस्था है जिसे हम मेडिकल इमरजेंसी मानते हैं। इसमें ऐसा होता है कि तेज़ गर्मी, भीषण गर्मी के कारण जो बॉडी का हीट लूज़ करने का मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल ही फ़ेल हो जाता है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। इसमें शरीर का तापमान बहुत ही तेज़ी से बहुत हाई डिग्री तक चला जाता है। यूजुअली 104 के ऊपर ही जब तापमान होता है तब हम उसे हीट स्ट्रोक की गिनती में लेते हैं। और बहुत ही जल्दी 10-15 मिनट के अंतर में भी ये जो तापमान है 106, 108 तक जा सकता है। ऐसी अवस्था में जो इंसान होता है उसके शरीर बिल्कुल गर्म होता है, बिल्कुल भी उसको पसीना नहीं आ रहा होता है और बीपी वगैरह लो होता है, धड़कन तेज़ होती है। और इसका एक डिफाइनिंग कंडीशन ये भी है कि इसमें ब्रेन पे असर पड़ता है। तो इसके कारण वो इंसान गफलत में हो सकता है, बिल्कुल ही कोमा में जा सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, होश में नहीं रहता है, पेशाब की कमी आ जाती है और कई मेजर ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी और जो हमें रक्त की कण हैं उन सब पे असर पड़ता है। कोagulation प्रोफाइल भी ख़राब हो सकता है, खून बहने की क्षमता भी बढ़ जाती है ना। तो ये एक ही जानलेवा स्थिति है। इसका तुरंत रिकग्निशन होना चाहिए और तुरंत ही उपचार होना चाहिए। और सबसे अच्छा इसकी रोकथाम अगर हम कर सकें तो वो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। जी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, आपने मुझे बताया कि 104 डिग्री तक अगर तापमान पहुंच जाता है तो हम उसको हीट स्ट्रोक में काउंट करने लग जाते हैं। इन जनरल इंसान का शरीर, क्योंकि अभी तो तापमान मतलब दिल्ली में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इन जनरल इंसान के शरीर की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी हीट झेल सकता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल हम रोज़ पेपर में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर 45 हो गया, 50 हो गया, कहीं एक बार ये रिपोर्टेड था कि 52.9 भी चला गया मुंगेशपुरी में। लेकिन केवल टेम्परेचर के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि हाँ, हम इस हीट को बर्दाश्त कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो 2 तरह के मापदंड होते हैं जिनसे कहा जाता है कि हाँ, ये हीट हम बर्दाश्त कर पाएँगे कि नहीं। एक को हीट इंडेक्स कहते हैं और एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। वेट हीट बल्ब। हाँ, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलता है। ओके। तो इसमें ऐसा है कि जो हीट इंडेक्स है वो एक मिश्रण है सामान्य तापमान और हवा में कितनी नमी या ह्यूमिडिटी है उसको मिला के एक कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर हीट इंडेक्स 33 से ऊपर है तो सीरियस की गिनती में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा शरीर पे बुरा असर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर जो कहते हैं, एक थर्मामीटर जो आम तापमान नापता है उसको अगर हम ठंडे मतलब पानी से सोक्ड क्लॉथ से लपेट देते हैं और जहाँ की पानी इवेपरेट होता रहे तो उससे जो फिर टेम्परेचर बनता है उसे वेट ग्लोब टेम्परेचर बोलते हैं। और इस टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 32 डिग्री से ऊपर तापमान को हम सीरियस मानते हैं। पहले माना जाता था कि 35 से ऊपर अगर वेट बल्ब टेम्परेचर है तो शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, हीट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आजकल कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें 32 डिग्री को भी सीरियस की गिनती में लिया गया है। तो अगर हम देखें आजकल का जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर दिल्ली और आसपास के हिस्सों में घूम रहा है वो 30 के आसपास चल रहा है। तो आई थिंक अगर हम सही पता करना चाहते हैं तो केवल एम्बिएंट टेम्परेचर जो सामान्य रिपोर्ट किया जाता है वो नहीं, लेकिन हीट इंडेक्स और वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर भी ध्यान दें। जी।
डॉक्टर, अगला जो मेरा सवाल था वो इसी से जुड़ा हुआ कि अब हम लोग क्योंकि हीट की बात कर रहे हैं और आपने जैसा ज़िक्र किया था पहले जवाब में कि इसका हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है। बहुत से लोग मुझे आजकल मतलब पैल्पिटेशन की शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साँस फूल रही है। ऐसा बताते हैं कि सीने पे खिंचाव पड़ रहा है। तो क्या एग्ज़ैक्टली हमारे शरीर के अंगों को किस-किस तरह से प्रभावित कर रहा है ये? जी देखिए, हीट के कारण जो शरीर के ऊपर असर पड़ता है वो माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकता है। अगर हम माइल्डेस्ट फॉर्म में कंसिडर करें, जो सबसे मामूली होगा वो हीट रैश, जिसे हम प्रिकली हीट कहते हैं। तो शरीर पे लाल रंग के छोटे छोटे दाने हो जाना, चाहे वो छाती पे हो, बगल में हो या जांघ वाले एरिया में हो। तो इसके लिए सिर्फ टैल्कम पाउडर वगैरह और गर्मी और नमी से बचने की ज़रूरत है। दूसरा एक कंडीशन होता है जिसे हम हीट इडीमा कहते हैं। तो उसमें हाथ और पाँव में सूजन आ सकती है। इसमें भी हमें ज़्यादा नहीं कुछ करना है, हाथ ऊंचे रखने हैं, पाँव ऊंचे रखने हैं। अगर उससे सूजन में आराम नहीं आता है तो फिर हमें चेक करा लेना चाहिए डॉक्टर से कि कोई और बीमारी तो नहीं है। तीसरा होता है हीट एग्जॉशन। तो हीट एग्जॉशन इनसे आगे बढ़ के है, उसमें ये है कि जब हम गर्मी में कोई एक्सर्शन कर रहे हैं तो हमारे शरीर से पसीने का लॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके कारण फिर हमें डिज़ीनेस या फेंटनेस महसूस हो सकती है, धड़कन तेज, जो पैल्पिटेशन आप ज़िक्र कर रहे थे वो चीज़ हो सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, पेशाब में कमी आ सकती है और तापमान 100-101 के बीच में जा सकता है। तो इसमें फिर सिर दर्द, उल्टी और लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। तो इससे एक्सट्रीम वाला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो हीट स्ट्रोक है, जिसमें कई जगहों पे असर पड़ता है। जी। ये हमारे शरीर के मतलब ब्रेन के अलावा भी कोई हमारे बॉडी पार्ट्स हैं स्पेसिफिक जिस पे एकदम डायरेक्ट असर करता है एक्सट्रीम हीट के जो इम्पैक्ट्स हैं? हाँ, अगर एक्सट्रीम हीट होती है, जैसे कि हीट स्ट्रोक के लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अलावा लिवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे लिवर के एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है। हमारी जो किडनी है उस पे भी असर पड़ता है, तो किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है, पेशाब ठीक से नहीं बन पाता है। हमारे मसल्स को डैमेज हो सकता है, जिसे हम रैप्डोमायोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो एक तरीके से मसल के टूटने को रैप्डोमायोलाइसिस कहा जाता है। जब टूटता है, जो प्रोटीन है वो रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड में, किडनी उसको फ़िल्टर नहीं कर पाती, ब्लॉक हो जाती है, अच्छा। काम नहीं कर पाती है। इसके अलावा जो खून जमने के लिए जो हमारे विशेष कण हैं खून के, वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम डीआईसी या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन कहते हैं, जिसके कारण खून जमने की शक्ति में भी कमी आती है। तो एक तरीके से ये मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर। अच्छा, ये तो हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रोज़ बाहर अंदर कर रहे हैं, रोज़ बाहर जा रहे हैं और लू सबको लग रही है बाहर जाकर। तो क्या ऐसा भी है कि हमारे शरीर में मे बी सिस्टमैटिकली कुछ हो रहा है हीट वेव के कारण जो हम लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो हीट वेव के लिए जानना ज़रूरी है कि एक प्रोसेस होता है शरीर का अडेप्टेशन का। इससे हमें कोप करने का भगवान ने एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है, जिसे कि हीट एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। तो जो लोग गर्म एरिया में नहीं रह रहे हैं या जिन्हें बाहर ज़्यादा जाने की आदत नहीं है, उनको धीरे धीरे अपना एक्सपोजर हीट को बढ़ाते जाना चाहिए, है ना। जिससे कि शरीर में उत्पन्न होने, पसीना पैदा करने की क्षमता, इवेपरेट करने की क्षमता, कूलिंग रखने की बॉडी की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हम रेगुलर ऐसे बाहर जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक अगर खड़े हुए हैं तो हमारा जो रक्त है वो पाँव के हिस्से में ज़्यादा रह जाता है। गर्मी की वजह से वैसे ही जो रक्त की धमनियाँ हैं वो डायलेटेड होती हैं या फुली होती हैं, ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो स्किन में या त्वचा में जा सके, जिससे कि वहाँ से फिर इवेपरेशन हो सके। तो ऐसे केसेस में फिर अचानक से चक्कर आना, गिर जाना, ये भी देखा गया है। उसके अलावा नेचुरली जैसे पसीना ज़्यादा जाएगा तो कमज़ोरी, मसल्स में क्रैम्प आ जाना, ये भी एक आम समस्या रहती है कि अचानक से मसल टाइट हो गया, उसको सीधा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक नमक और पानी की कमी की निशानी है, और जो कि हीट की प्रॉब्लम के द्वारा में, मतलब हीट के द्वारा उत्पन्न की होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सावधानी रखने की तो हमें ज़रूरत है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी बॉडी खुद से उसको धीरे-धीरे अडैप्ट भी कर सकती है और जी, कर रही है। कर रही है। जी। मेरा अगला सवाल वल्नरेबल ग्रुप्स का हम लोग ज़िक्र कर रहे थे। वो कौन से ग्रुप्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, कौन-कौन से एज ग्रुप्स हैं पर्टिकुलरली जो ज़्यादा इस हीट स्ट्रोक में या हीट वेव का जो माहौल बना हुआ है, इसमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटी वाली स्टेज पर हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमें जानना ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, 65 साल की उम्र के हैं, या जो गर्भवती महिलाएँ हैं,
या जो लोग हैं जो कि कई तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे बीपी की दवाई लेते हैं तो उससे भी बीपी लो होने की चांस रहती है। कोई लोग पार्किंसनिज़म से सफ़र कर रहे हैं, उसमें जो दवाइयाँ हैं वो पसीना निकलने की या पसीना बहाने की क्षमता को कम कर देती है शरीर की। कई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है जो साइकियाट्रिक बीमारी के लिए दी जाती हैं। कई एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि अगेन साइकियाट्री में यूज़ होते हैं, आमतौर पे कई बारी दूसरी बीमारियों में भी यूज़ होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए। तो ये सारी इवन सिंपल एंटी हिस्टामिनिक जो हम एलर्जी के लिए दवाई लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी शरीर की जो स्वेट प्रोड्यूस करने की ताकत है उसमें कहीं न कहीं इंटरफियर करती हैं। तो जो ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं वो भी वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं वो भी वल्नरेबल ग्रुप में हैं, क्योंकि शराब से डायलिटेशन होता है, धमनियों का पसीने का लॉस ज़्यादा होता है, पेशाब ज़्यादा बनता है। तो सिमिलरली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ ले लें तो वो भी वल्नरेबल ग्रुप में है। जो किसी का मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैवी शरीर है, तो उसके पास रिलेटिवली हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन डिसेमिनेट करने के लिए उसको मतलब हीट को लूज़ करने के लिए जो स्किन की जो एरिया है वो कम है। जैसे कोई अगर बहुत मोटा भी है तो भी इन पेशेंट्स को भी ज़्यादा चांस है हीट के द्वारा डैमेज होने का, नुकसान होने का या कोई बीमारी उत्पन्न होने का। तो ये हुँ। सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमें घर पे बच्चों, बुज़ुर्गों और का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। और कोई आदमी ऐसा है जो कि दवाइयाँ ले रहा है मेडिकल कंडीशन के कारण, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर से एक बार ज़िक्र ज़रूर करें इस बात का कि हम लोग दवाई ले रहे हैं, पहले से बताएँ। जी। एक सवाल, क्योंकि आपने साइकोटिस्ट वाला जो ज़िक्र किया उसी से मेरे ज़हन में आया कि लोग अक्सर ये बताते हैं कि वो गर्मियों में बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं। कुछ पता नहीं लगता, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे पे चिल्ला देते हैं, वेंट आउट कर लेते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे यार एसी में नहीं बैठे थे, ठंडक नहीं मिल रही थी, शांति नहीं, एसी में बैठ के फिर सुलह होती है। जी। तो हीट का हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसा असर पड़ रहा है? जी, नेचुरली हीट हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर डालती है। जैसा कि आपने बताया, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और अनकंट्रोलेबल एंगर जो हम बोलते हैं वो भी होने की चांस रहती है। तो बेसिकली ये हमें पहचानना पड़ेगा। अपने रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा-सा टाइम हम देखें कि किसी को कहने से पहले 1 मिनट सोच लें तो शायद ये सब चीज़ें ना हों। जी। डॉक्टर, लेट्स कमिंग टू द रैपिंग पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ मैं अक्सर यही ज़िक्र करती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोग अभी फ़िलहाल, क्योंकि हीट का जो माहौल बना हुआ है, ये तो आईएमडी वगैरह की जो प्रेडिक्शंस है उसके मुताबिक बहुत जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। कम से कम दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत के जो इलाके हैं वहाँ पे तो अभी नहीं कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। हो जाए तो अलग बात है। लेकिन ऐसे में हम लोग क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं प्रिकॉशनरी, जो कि हमें सेफ रखे इस पूरे माहौल में? जी, सबसे पहले तो प्लान करना, अपने आप को एजुकेट करना ही इम्पॉर्टेंट है। हम जानकारी रखें कि हीट के द्वारा क्या-क्या हो सकता है, उन सिम्पटम्स के लिए जागरूक रहें जैसे कि मैंने पहले बताए हैं। और अपना दिनचर्या इस तरह से प्लान करें कि हमें तेज़ गर्मी के समय ख़ासकर 12 से 3 के बीच में बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। अपने पास एक इमरजेंसी किट रखें रेडी, जिसमें कि हमारे पास ओआरएस के 2-3 पैकेट हों, रिहाइड्रेट करने के लिए एक थर्मामीटर हो कि हम अपनी टेम्परेचर नाप सकें। और अगर स्वचालित बैटरी वाला फ़ैन है अपने आप को ठंडा करने के लिए, तो वो भी रखा जा सकता है। और इसके अलावा हम जो अपना पहनने कपड़े हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें। तो लूज़ फिटिंग कपड़े, बहुत ज़्यादा टाइट फिट कपड़े ना डालें, हल्के रंग के कपड़े डालें जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। सूती कपड़ा प्रेफर करें ताकि उससे हवा आ जा सके, पसीना सूखने में मदद हो। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो पसीना सूखने नहीं देते हैं। और सर को ढक के रखें, अगर हो सकता है तो टोपी या छाता या काला चश्मा डाल के रखें। सन प्रोटेक्टिंग क्रीम का इस्तेमाल करें सनबर्न से अपने आप को बचाने के लिए। और पानी रेगुलर इंटरवल्स पे पीते रहें, चाहे हमें प्यास ना भी लगी हो तब भी पानी पीते रहना चाहिए। हम अपने पेशाब के रंग से जज कर सकते हैं कि हम कितना हाइड्रेटेड हैं। अगर रंग गाढ़ा पीला आ रहा है या मात्रा कम आ रही है तो इसका मतलब हम डिहाइड्रेटेड हैं, हमें और पानी लेना चाहिए। हम उस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि केवल हल्का सा रंग हो या सफ़ेद हो तो इसका मतलब हम अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि पानी में आजकल ग्लूकॉन डी या इलेक्ट्रॉल मिलाकर पीते हैं। तो क्या मतलब ये ज़रूरी होता है? देखिए, पानी पीना तो ज़रूरी है ही है। अगर हम ग्लूकॉन डी या कोई शुगरी ड्रिंक या चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं
तो ये हमारे शरीर से पानी का लॉस इंक्रीज़ करती है। अच्छा। तो गर्मी के माहौल में ख़ासकर चाय, कॉफ़ी और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक हम वो शौक से लिम्का, कोक ये सब चीज़ सेवन करते हैं, वो हेल्पफुल होने की बजाय हार्मफुल ही हैं। तो इलेक्ट्रॉल जो आपने बोला वो सही चीज़ है, वो उसमें अच्छा। नमक एवं चीनी भी रहती है थोड़ी-सी, जो कि नमक को एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, वो आपको रिहाइड्रेट करने में मदद करेगी। उसका सेवन आप ज़रूर करिए, ख़ासकर अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या आपको कुछ कमज़ोरी, क्रैम्प्स या हीट एक्सहॉशन के सिम्पटम मिल रहे हैं। केवल पानी भी सफिशिएंट है काफ़ी हद तक। और अगर हमें नमक की कमी पूरी करनी है तो सिंपल सॉल्ट की बजाय शुगर एंड सॉल्ट, जैसे नींबू पानी हो गया, हुँ। घरेलू तौर पे अगर हम बोलें, या लस्सी हो गई, तो उसमें भी हम थोड़ा कुछ मिला के शुगर और इसके साथ में मिला के अगर लेते हैं तो और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। जी। केवल शुगर लेंगे तो उसमें नमक तो है नहीं ग्लूकोन डी में, तो वो हमें करेक्ट। हेल्प नहीं करेगा, हार्म ही करेगा। हुँ। कुछ लोग इसके लिए अपने घर पर प्याज़ वग़ैरह कहते हैं कि लू के वक़्त प्याज़ खाओ, मम्मी वग़ैरह बताती है, तो उसका क्या मतलब, कुछ है ग्राउंड्स उसके भी? जहाँ तक मुझे पता है उसके लिए कुछ ग्राउंड नहीं है। नेचुरली अगर तेज़ गर्मी होती है तो प्याज सिकुड़ जाता है, और लोग कहते हैं कि हाँ जी, गर्मी प्याज ने एब्जॉर्ब कर ली और शरीर को नहीं लगी। पर जहाँ तक मुझे पता है इसका कोई ग्राउंड नहीं है। इसका कोई, अगर हम कुछ फूड प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहें ऐसे जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे वक़्त के लिए? हाँ, तो फूड प्रोडक्ट्स में ऐसा है कि जिस तरह से ज़्यादा पानी वाले फल जैसे वाटरमेलन हो गया या खरबूजा हो गया, जिनमें पानी, या बेल का अगर हम शरबत बनाते हैं तो वो भी पानी, मतलब पानी की मात्रा जिन फलों में ज़्यादा है, अगर उनका सेवन किया जाए तो हमें वो मदद करेंगे गर्मी से बचने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है करते हुए कि वो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर वाली जो चीज़ें होती हैं, उसका कंज़प्शन शुरू कर देते हैं और फिर उनको बीपी लो की भी शिकायत हो जाती है। देखिए मेन चीज़ इसमें है कि पानी और नमक की कमी को नहीं होने देना है। कुछ हद तक ठंडी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को इंटरनली वो नीचे लेके आती हैं, इंटरनल टेम्परेचर को वो डाउन करती हैं। कई बार हम मेडिकल तौर पे भी आइस स्लरी देते हैं पीने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ तापमान हो रहा हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको छोड़ के कोई ख़ास रोल नहीं है इन सब चीज़ों का। जी। डॉक्टर, एक लास्ट एडवाइस जो आप हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को देना चाहें? जी, सावधान रहिए, जागरूक रहिए, और अगर 1 घंटे के अंदर में आपको एग्ज़ॉशन या क्रैम्प्स से आराम नहीं मिलता तो तुरंत अस्पताल जाइए। और कोई आदमी 104 से ऊपर बुखार है, गफलत में है, तो उसे ज़रूर अस्पताल तुरंत लेके जाएँ। अगर उस लेके जाने से पहले उसको ठंडी जगह पे ले जाएँ। ठंडे पानी से अगर संभव है तो उसको नहलाएँ, या ठंडे पानी की शीट उसके ऊपर रखें, सामने पंखा चला दें। आर्म पिट्स में ठंडे पानी या बर्फ़ का उपयोग किया जा सकता है प्राथमिक उपचार के तौर पे। और जितना जल्दी हो सके ऐसे आदमी को अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये जानलेवा कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, वेलकम। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। हीट स्ट्रोक पर कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसके क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है, आप क्या खा पी सकते हैं इन गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, इस पर हमारी बातचीत हुई डॉक्टर RVS भल्ला से। फिर मुलाकात होगी हेलो डॉक्टर की किसी और पॉडकास्ट में। मेरा नाम है चेतना काला। नमस्कार।